स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ जुही और बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़े उद्योगपतियों का जमावड़ा किया गया है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने राइजिंग राजस्थान समिट के लिए आने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन सभी इन्वेस्टरों को और बाहर से जो इन्वेस्टर आए हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उन प्रवासी भाइयों को भी देना चाहता हूं और जिन उद्योगपतियों ने इसमें हिस्सा लिया है उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा अग्रणी राजस्थान, हमारा विकसित राजस्थान, हमारा उत्कृष्ट राजस्थान किस तरह से बने उसकी कल्पना इस राइजिंग राजस्थान के अंदर की गई। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में निवेशक यहां आज आए हैं। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में जिस तरह से संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र में संभावना है, वो कोई सा भी क्षेत्र हो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी को। आगे इस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हम राजस्थान को अग्रणी राजस्थान बनाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। मुझे लगता है उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी और एक बहुत महत्वपूर्ण दिन की भी घोषणा की है, और ये क्योंकि हमारे राजस्थान के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति, छोटे उद्योगपति भी राजस्थान से बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अवसर होगा फिर से राजस्थान आना। और फिर अपनी जब वापस आते हैं तो आपके मन में भी होता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है मेरी स्टेट के लिए, तो एक वो भी एक अवसर हो जाएगा, एक दिन निश्चित हो जाएगा। इस दिन ये हम लोग इसको मनाने वाले हैं। बहुत बड़ा काम है। ये सोच और विजन का फर्क है। जिस तरह से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच और विजन है, उस विजन को आगे लेकर जाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने भी जिस तरह से विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री सोचा, वैसे ही विकसित राजस्थान का सपना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। और निश्चित रूप से एक डिपार्टमेंट बनाते हुए जो उद्योग धंधे जो यहाँ पे लगते हैं, उनमें हमारे इन्वेस्टरों को जो कठिनाइयाँ आती हैं, उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए डिपार्टमेंट की घोषणा की है। निश्चित रूप से इससे हमारे जितने भी उद्योग लगेंगे उनको इन्वेस्टमेंट को कोई कठिनाई नहीं आएगी और वो सुचारू रूप से वहाँ पे काम कर सकेगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन जयपुर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का भाषण हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बुनियाद पानी, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट को सटीक तरह से खर्च करना है। एक साल के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस कर्मठता के साथ इसे उतारा है, उसका एक परिणाम थोड़े दिनों पहले ही उपचुनाव में आपको देखने को मिला। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेर की दरगाह पर विवाद खड़ा करना देश हित में नहीं है। यह देश की तरक्की के खिलाफ दुश्मनों की साजिश है। अजमेर दरगाह पर सवाल उठाकर ये नफरत पसंद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के 140 करोड़ भारतीय की आस्था पर हमला कर रहे हैं। आगामी 20 तारीख को अदालत इस विवाद को खारिज कर नफरत फैलाने वाले याचिकाकर्ता को मुंहतोड़ जवाब देगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जियारत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हर धर्म और संप्रदाय के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से मिलने वाला लाभ उनके इस नारे को चरितार्थ करता है। लोग, ख्वाजा साहब सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। ख्वाजा साहब के दरवाजे पर कोई धर्म का बंधन नहीं है। पूरी
दुनिया के लोग वहां पर आते हैं, पूरे धर्म के लोग वहां पर आते हैं, और ये पिटीशन डालकर उस पर उंगली उठाकर उन्होंने पूरे विश्व के जो उनके श्रद्धालु हैं, जो भारत के 140 करोड़ भारतीय हैं जो वहां आस्था रखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी वहां पर आस्था है। वो भी उनके अपने अकीदत के फूल और चादर उर्स में भेजते हैं। 2 बार तो अल्पसंख्यक मोर्चे को भी लाने का मौका मिला है, तो उसको भी ठेस पहुंचाने का भी काम किया है। मुझे पूरा यकीन है कि उनका पिटीशन 10 तारीख को उनके मुंह पे मार दिया जाएगा। जिस प्रकार से विपक्ष घबराया हुआ है, देश में एकता हो रही है, लोग आपस में मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव देखें, और विशेष रूप से आप जो है कुदरती जो वहां का विधानसभा है मुरादाबाद का, उसका चुनाव देखें। 90% मुसलमान है, और वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रामवीर सिंह 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो ये देखकर लोगों की जमीनें खिसक गई हैं, और सपा बसपा कांग्रेस को दंगे की राजनीति के अलावा विकास कभी समझता नहीं है। वो फिर से दंगे की राजनीति करके देश में मुसलमानों को डराकर उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सूफी समाज को मजबूत करने का काम किया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व स्तर का जो सूफी कॉन्फ्रेंस था, वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस, उसका भी आयोजन हुआ था। उसमें भी उन्होंने आगे संदेश दिया था, और माननीय मोदी जी का मानना है कि जो सूफी है वो देश के अमन भाईचारे को मजबूत करने का काम करता है। तो सूफी मजबूत होना चाहिए। तो हम पार्टी की तरफ से सूफी संवाद अभियान के माध्यम से जो देश के सूफी हैं, जो गुरुद्वारे के धर्मगुरु हैं, जो दरगाहों के प्रमुख हैं, गद्दे नशीन हैं, सज्जादे नशीन हैं, जो चर्च के फादर है, कार्डियन है, उन सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं, और उनके माध्यम से समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उसी एक बैठक में हम यहाँ पर आज आए हुए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाएगी। जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट के दूसरे दिन प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा 10 दिसंबर हमेशा प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा, और आप सबकी उपस्थिति इसमें होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साथ ही राज्य सरकार ने हर साल प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का निर्णय भी लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के हर जिले में प्रवासी राजस्थानियों के लिए सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाया जाएगा। से कल्पना है। मेरे सामने विराजमान अनेक भाई बहनों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। मेरी निवेश यात्रा के दौरान देश और विदेश में आपने मुझे जो स्नेह और समर्थन दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आपने अपनी मेहनत, कर्मठता और लगन से देश दुनिया में जो प्रतिष्ठा कमाई है, और अपनी सफलता से राजस्थान को गौरवान्वित किया है, उसे मैंने अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान महसूस किया है। राजस्थानियों की मीठी बोली और मनोहार की अलग ही पहचान है। वो आपने दुनिया में बिखेरने का काम किया है, इसलिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी दुनिया भर में फैला है। आपकी उपलब्धियां से सभी प्रदेशवासियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए हम आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और हम प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक विशेष विभाग भी बना रहे हैं, जिससे कि वो विभाग पूरी तरह से हमारे प्रवासी भाइयों का ध्यान रखे। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग आदान प्रदान करेगा, और राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थानियों की विशेषज्ञता एवं संसाधनों का उपयोग भी करेगा। साथ ही हमारी सरकार ने
राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का निर्णय लिया है। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो आज का दिन है, ये 10 दिसंबर, ये ऐसा दिन है कि ये हमेशा ये प्रवासी राजस्थान दिवस के नाम से राजस्थान के अंदर जाना जाएगा। और ये प्रेरणा भी मुझे राजस्थानियों ने दी। मैं पिछले 17 नवंबर को जलगांव के एक कार्यक्रम में गया था। मुझे पता नहीं था वहां इतने हमारे मारवाड़ी भाई हैं। उन्होंने जो कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने एक संकल्प निभाया और मेरे से भी कहा कि यह 17 नवंबर हम जलगांव में हर साल प्रवासी राजस्थानी सकल समाज के द्वारा मनाएंगे और आपको 17 नवंबर को यहां आना है। उस दिन उन्होंने उस जलगांव में 17 नवंबर को प्रवासी कार्यक्रम का नाम उन्होंने दिया है। और आज मैं हमारे देश और विदेश से जो हमारे मारवाड़ी भाई हैं, ये 10 दिसंबर हमेशा प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा, आपकी उपस्थिति भी उसमें होगी। राजस्थान में रहने वाले आपके परिवारों को यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट बनाया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हो। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से हमारे प्रवासी भाई बहनों को अपनी मातृभूमि से और अधिक मजबूती से जोड़ा जाए। आज इस प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव में हम सब एक साझा संकल्प और साझी सोच के साथ एकजुट हुए हैं। हम अब सबको मिलकर राजस्थान को एक अग्रणी और आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस प्रगति में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपके निवेश और आपके योगदान से हमारा राज्य समृद्ध दुनिया के मानचित्र पर प्रमुख स्थान पा सकता है। हमारी 8 करोड़ की आबादी उत्पादकों और सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवा रही है। यह आबादी उद्योगों के लिए कुशल श्रम शक्ति का स्रोत भी बन रही है। राजस्थान का उत्तर और पश्चिम भारत के प्रमुख बाजारों में सीधा जुड़ाव रहा है। हाईवे का 3रा एवं रेलवे का 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क, 7 प्रमुख हवाई अड्डे और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान को परिवहन के लिए अत्यंत सुविधाजनक स्थान बनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। आज इस अवसर पर मैं सभी को यकीन दिलाता हूं कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को 5 साल में दोगुना मतलब $350 बिलियन करने का संकल्प लेकर पूरी तेजी से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में संभावनाएं अपार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में अग्रणी और सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल स्थितियां हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध होने के साथ ही वर्ष के 365 दिन सूर्य की कृपा भी हमारे पास रहती है। इसलिए हम इसमें भी बहुत आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां के लोकसभा के कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि देश का किसान लंबे समय से एमएसपी गारंटी कानून बनाने को लेकर आंदोलन कर रहा है। केंद्र सरकार किसानों की मांगों को लगातार अनसुना कर रही है, जिससे किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। कुलदीप इंदौरा ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें स्पष्ट है कि किसान हर दिन 27 रुपए कमा रहा है और ऐसी स्थिति में किसानों के उत्थान के लिए जरूरी है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए। इंदौरा में सांसद कुलदीप इंदौरा ने यह भी कहा कि जब से मैं सांसद बना हूं तब से मैंने कई बार संसद में किसानों की आवाज को प्रमुखता से उठाया है। कांग्रेस पार्टी भी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को संसद में लगातार घेर रही है। मैं किसानों के साथ हूं, क्योंकि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। किसान हमारे अन्नदाता है। वह अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों की मांगों को पूरा करे।
और राजस्थान में मंचलों पर नकेल कसने के लिए यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की तैनाती की जाएगी। महिला कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल स्कूटर पर उन क्षेत्रों में गश्त करेंगी जहां महिलाओं की आवाजाही अधिक होती है। शुरू में यूनिट की 250 टीमें तैनात की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 500 तक ले जाया जाएगा। वहीं इसको लेकर देखें तो अधिकारियों ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अगले हफ्ते विशेष महिला नेतृत्व वाली पेट्रोलिंग यूनिट शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि इस यूनिट में शामिल होने वाली टीमें नियॉन मोनोग्राम के साथ ही नीली वर्दी पहनेंगी ताकि ये खास रूप से पहचानी जा सकेंगी। टीमें काले स्कूटर और मैचिंग हेलमेट का उपयोग करेंगी, जिससे एक समान लुक सुनिश्चित होगा। भीलवाड़ा के करेड़ा में पटवारी को निलंबन करने की मांग की गई है। बार एसोसिएशन करेड़ा के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। एलाज शाखा के पटवारी मोहित का सही समय पर फाइलों का निस्तारण न करने के कारण अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर बार एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कमलेश मेहता ने कहा कि जब तक पटवारी का निलंबन नहीं होगा तब तक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार रहेगा। और खबर फलोदी जिले से है, जहां देणोक आव मार्ग पर अनियंत्रित पिकअप ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को राहगीर मोहन सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल देणोक के रास्ते अपने गांव जा रहा था, तभी तेज गति से आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उपस्थित सूरजभान सिंह राठौड़ ने घायल को एडमिट कराया और समाजसेवी युवा नेता राठौड़ ने गंभीर स्थिति में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए मोहनलाल सिंह का धन्यवाद भी किया और मोहन सिंह को मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत 10,000 रुपए का प्रोत्साहन दिलवाने की अपील की, ताकि भविष्य में होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं में राहगीर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाए, जिससे घायलों को सही समय पर इलाज मिल सके। और दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में बोरवेल में गिरे बच्चे को सकुशल निकालने के लिए मंगलवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। रेस्क्यू टीम ने कहा कि हम बच्चे को निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सोमवार को दोपहर बाद आर्यन नाम का लड़का खेलते समय बोरवेल में गिर गया था और तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल के बगल में गड्ढा खोदा जा रहा है। मासूम 160 फीट गहरे बोरवेल में करीब 147 फीट पर अटका हुआ है। बोरवेल के पास खुदाई कर बच्चे तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है। करीब 10 जेसीबी और ट्रैक्टर से तेजी से मिट्टी निकाली जा रही है। अब तक करीब 40 फीट की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। आर्यन 147 फीट पर अटका हुआ है। हमको जैसे ही सूचना मिली कि बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है, तो तुरंत हमने हमारी रेस्क्यू टीम सबसे पहले हमारे सिविल डिफेंस और हमारे लोकल पटवारी सेक्रेटरी इनको भेजा और उसके पश्चात हमारे तहसीलदार एसडीओ फिर सीओ जिला परिषद जो मैं भी आया था और मेरे साथ फिर तुरंत कलेक्टर साहब भी आए थे। हमारी एसडीआरएफ की टीम, उसके बाद एनडीआरएफ, सारी टीमें यहाँ लगी हुई हैं कल से। और कल से लगातार बच्चे से बात भी की, बच्चे से नीचे बच्चे के लिए कैमरा भेजकर उसकी स्थिति को भी जाना, लेकिन थोड़ा सा टफ परिस्थिति है। बच्चा ऊपर है और उसके नीचे पानी है। यदि मान लो उसको निकालते समय कोई ऐसी हादसा हो जाए, पानी में गिरने की संभावना को देखते हुए अभी जो हमारे एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने सबसे पहले बच्चे के नीचे एक जाल लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि फिर बच्चे को रेस्क्यू किया जा सके। ऑक्सीजन सप्लाई कल से ही चालू है। कल लगभग 4 बजे से ऑक्सीजन सप्लाई हमने चालू कर दी थी, तब से ऑक्सीजन सप्लाई चालू है। हाँ, बच्चा जीवित है, मूवमेंट कर रहा है, ये चीज कैमरे में भी शो हो रही है। और कल शाम को तो आवाज भी लगातार बच्चे से बात हो रही थी, आवाज भी आ रही थी। अभी देखो प्रयास तो हमारा यह है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। यदि वो सफलता मिल जाती है तो हो सकता है बहुत जल्दी बच्चे को। बच्चा 150 फीट के आसपास, मतलब लगभग 45 से 47 मीटर की गहराई पर है। अभी खुदाई हमारी लगभग 80 फीट के आसपास, 75 से 80 फीट के आसपास खुदाई हो चुकी है। तो आधी अभी खुदाई हुई है, तो खुदाई के हिसाब से तो अभी हमको लगभग 1 दिन और लगेगा।
वो इधर खेल रहे थे, मैं खेत में नानी कर रही थी। फिर वो इधर से जा रही थी, इधर से फिर मैं उधर से अचानक क्यों झाँक लूं मेरे बेटे पे, तो वो का उसका पाँव फिसल पड़े उसमें आँखों के सामने, बाग में लगी थी। फिर मैं भागे, फिर वो भागे ने, फिर मैं पुकारे मेरे देवर की, देवर ने फिर इसके भाई के ने फोन किए, भाई के ने फोन करके फिर प्रशासन को नहीं करी। 24 घंटे आ गए देखे सुबह देखे तो ये हाथ लाए। दूसरे लड़के ऐसे कह रहे थे ना, बाबू बाबू तेरे भी बिस्कुट ले रहा हूँ, तू लिया भैया, तू लिया मेरे पास। प्रशासन से ये मांगू मेरे बच्चे से सही सलामत निकले, मेरे हाथ जोड़े। और खबर अलवर के राजगढ़ से, जहां राजगढ़ में एक युवक को लूट की गवाही देना भारी पड़ गया। महबूब खान ने बताया कि पिछले महीने 27 तारीख को गांव के युवक के साथ गांव के ही अन्य युवकों ने हजारों रुपए की लूट की थी और जिस लूट का गवाह वह बना था, आरोपी की तरफ से महबूब खान को धमकाया जाने लगा। वह लूट के मामले में पुलिस को गवाही ना दे। पुलिस को गवाही देने के बाद आरोपियों ने महबूब खान के घर की पाइपलाइन को काट दिया, जिसकी शिकायत महबूब खान ने राजगढ़ थाने में दी। जिसके बाद 12 भड़कोल चौकी के पुलिस कर्मियों ने उल्टा महबूब खान को ही धमकाया। तो वहीं अलवर पुलिस अधीक्षक ने से न्याय की गुहार लगाने गया, जिसके बाद उसको आश्वासन दिया गया है कि उसके साथ गलत नहीं होगा। लेकिन अगले दिन पुलिस कर्मियों ने महबूब खान के परिवार के साथ जमकर मारपीट की और पुलिस ने परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, जिसका वीडियो भी परिवार ने बनाया है। जिसके बाद महबूब खान अपनी भतीजी के साथ अलवर पुलिस अधीक्षक से दोबारा न्याय की गुहार लगाने के लिए गया। लेकिन पुलिस कर्मियों को इसका पता लगा तो उन्होंने महबूब खान और उसकी भतीजी को रास्ते में ही रोक लिया। लेकिन किसी तरह महबूब वहां से बच निकला और अलवर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर मीडिया को अपना दर्द बयां किया, साथ ही न्याय की गुहार लगाई। और घटना यह है कि सर अभी पुलिस वाले आज मेरे घर पे जबरदस्ती घर वालों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। 3-3 गाड़ी लेके लेडीज पुलिस लेके और मार रही है। भाई को मारा, बीवी को मारा और बच्चों को मारा। क्योंकि सर वो वीडियो बना रहे थे। घटना एक ऐसी है कि 27/11/2024 को एक लूट की घटना हुई थी हमारे गांव में सर। और लूट की घटना का मैंने देखा था आंखों से। तो उसी से जो आरोपी था लूट करने वाला, वो मेरे पड़ोस में रहता है। तो वो सर उसकी लाइन मेरे खेत से जा रही थी पानी की, उसमें मेरे इकरारनामा था। बढ़ते आगे झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांडी के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने रोड को जाम किया। वहीं स्कूल के गेट पर ताला बंद कर दिया। ग्रामीणों और बच्चों को विद्यालय प्रशासन ने समझाने की कोशिश भी की, पर वे नहीं माने। जिला प्रशासन के आने के बाद लोगों ने सड़क जाम को खोला। बढ़ते आगे रावला घड़साना स्टेट हाईवे पर गांव 297 के पास एक कार के आगे नीलगाय आने से अनियंत्रित होकर पलट गई। कार के पलटने से कार में सवार महिला सहित 2 लोगों को चोटें लगी, जिन्हें रावला के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज किया गया। थाना प्रभारी मोहनलाल मीणा मौके पर पहुंचकर लोगों का उन्होंने हालचाल जाना। और जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के न्यू डायलॉजिस्टिक विंग में प्रदेश की पहली एमआरआई मशीन को इंस्टॉल किया गया है। यह मशीन कुछ ही दिनों बाद जनता के लिए शुरू हो जाएगी। इस मशीन को श्री नाकोड़ा पारस भैरव अक्षय चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 18 करोड़ की लागत से नीदरलैंड से मंगवाई गई है। इस पूरे मशीन को भामाशाह से डोनेट करवाने में सबसे बड़ा योगदान मथुरा दास माथुर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल दिलीप कच्छवाह का श्रेय रहा है। और छबड़ा में 2 भाइयों पर 1 दर्जन से अधिक हमलावरों ने डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई। घटना 5 दिसंबर की बताई जा रही है। घात लगाकर बैठे हमलावरों ने दुकान से लौट रहे 2 भाइयों पर डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें घायल अंकुश की इलाज के दौरान देर रात कोटा में मौत हो गई। घायल का एमबीएस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और इसको लेकर परिजनों और लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने एसडीएम ऑफिस के सामने स्टेट हाईवे पर शव को रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजा की मांग की। राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना है। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।